हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक्स की सीरीज हमारी चल रही है। 25 कोर टॉपिक्स की सीरीज में आज हमारा टॉपिक नंबर 21 है। टॉपिक नंबर 21 है फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। देखिए, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये टॉपिक मैंने क्यों रखा, क्योंकि इसके एग्जाम में मुझे क्वेश्चंस मिले हैं। हाँ, सभी एग्जाम में मुझे क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन फ्री रेडिकल आ रहे हैं। अब आपको भी सर 1 से 2 क्वेश्चन, यस, बिकॉज क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी, क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी एंड आल्सो द डिपेंड अपॉन द रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होती है फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म से, वो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन रहे हैं, इसलिए मैंने टॉपिक रखा। टॉपिक बहुत इजी है, अच्छा है, समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इजी वे ये है कि मैं आपको इसे इस तरह से समझा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी दोबारा फ्री रेडिकल को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझ लो। फ्री रेडिकल तो आप हमेशा के लिए हमेशा याद रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो ये 25 का टॉपिक की सीरीज है, इसमें मैंने वादा किया था आपके 200 मार्क्स तो मैं पक्के करा दूंगा। और आपने देखा भी होगा कि जितने टॉपिक्स अब तक मैंने कराए हैं वो सभी इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले होंगे। और आपने देखा होगा कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पीडीएफ वगैरह चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले मैं देखो आपको ये बताता हूँ फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। देखो, फ्री रेडिकल जो बनते हैं जनरली वो बनते हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। अब फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होमोलाइटिक फिजन और एक हेटेरोलाइटिक। एक होता है समांगी बंध विखंडन और एक विषमांगी बंध विखंडन। पहले इस चीज को हम समझेंगे, तब देखेंगे कि ये होता क्या है, बनता कैसे है। तो पहले हम समझते हैं होमोलाइटिक फिजन क्या होता है। देखो, मैं आपको इसे सिंपली वर्ड में समझाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई 2 एटम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्बन वगैरह है, कोई भी 2 एटम है, एक और बी, ठीक है। और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड कैसा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन वालों में जनरली कोवेलेंट होता है। तो यहाँ भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है। पहला तरीका ये है, हमें पता है दोनों इलेक्ट्रॉन ने अपनी अपनी एक शेयरिंग की थी, मतलब दोनों एटम ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लें, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए। तो जब ये टूट जाए तो क्या बन सकता है, जो ए है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो बी है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है फ्रेंड्स। एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, मान लो ये बॉन्ड था और ये टूटे। इसमें क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाए। मान लीजिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, तब क्या होगा, क्योंकि ए के पास जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी बी ने छीन लिया, तो ए के पास तो पॉजिटिव चार्ज और बी के पास नेगेटिव चार्ज आता है। समझ गए? तो 2 कंडीशन मैंने अभी बताई। हो सकता है ए के पास चला जाए, अगर ये ए के पास जाता है तो क्या होगा, फिर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्लियर है? तो अब देखो 2 कंडीशन हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। पहले वाली कंडीशन में क्या हुआ, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिला। तो ये कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं समांगी विखंडन, समांगी बंध विखंडन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, समांगी बंध विखंडन कहते हैं, जिसे हम कहेंगे होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन। क्योंकि दोनों को एक एक मिला, बिल्कुल समान तरीके से टूटा, इसलिए समांगी विखंडन है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे यहाँ पर ए के पर पॉजिटिव चार्ज आया, बी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, सो वी कैन से दैट बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग के थे, दोनों के दोनों कोई एक ले गया, इसलिए हम इसे कहेंगे विषमांगी बंध विखंडन। क्या कहेंगे इसे, विषमांगी बंध विखंडन कहेंगे। और विषमांगी बंध विखंडन को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन। क्या कह सकते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन कह सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये तो था बॉन्ड फिजन, ये तो मैंने बताया। अब हम बात करें होमोलाइटिक फिजन की। तो होमोलाइटिक फिजन में क्या हुआ, ये आपको मैंने अभी बताया, दैट एटम्स जॉइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड गेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। जो एटम्स, दोनों परमाणु या समूह जो जुड़े हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, वो अपना अपना जो साझेदार इलेक्ट्रॉन है वो ले लेते हैं, ठीक है। अपना अपना अकेला अकेला ले लेते हैं, जो भी उन्होंने शेयरिंग की थी वही वापस ले लेते हैं। जैसे अब बात करते हैं, हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने कोई मान लो जोड़ लिया, एक एक्स जोड़ लिया, ठीक है। कार्बन के साथ मैंने कोई जोड़ लिया, एक्स जोड़ लिया, ठीक है। अब ये एक्स क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड टूट रहा है, वो क्या कह रहा है, भैया मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तू अपना इलेक्ट्रॉन रख। तो इस केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन का, वो कार्बन के पास जाएगा, जो एक्स का है वो एक्स के पास जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं, और वाई के सी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, और एक्स के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, इस तरह से। अब ये जो चीज बनी, इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ये जो स्पीसीज बनी है क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। इन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मुक्त मूलक कहते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड, मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक। अब समझिएगा फ्री रेडिकल का और कैसे बन सकते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम बात करें Cl2 का। जो Cl2 है, अगर इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो Cl है वो क्लोरीन एटम है, ठीक है, हम इसके दोनों दोनों एटम ऐसे दिखा सकते हैं। तो इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होता है, टूटता है, और टूटता भी कैसे है, होमोलाइटिक फिजन से। कौन सा फिजन होता है, लिख देता हूं, होमोलाइटिक फिजन होता है। अब होमोलाइटिक फिजन में आपको पता लग गया, होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक एक चले जाएंगे, एक इसके पास एक इसके पास। तो यहाँ पे Cl के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर भी Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये क्या बने, इन्हें हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन के क्या बने, फ्री रेडिकल बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात। तो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। ओके, अब बात करते हैं कुछ और। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4 है। अब CH4 के ऊपर एक क्लोरीन जाके अटैक करता है, क्लोरीन जाके अटैक करता है, तो क्या होगा, क्लोरीन जिस CH4 पर अटैक करेगा तो CH क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। अब इसने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये भी एक Cl का फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH3 का, और HCl अलग निकल जाएगा। तो इस केस में मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, मेथाइल का फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। पहली बात तो जब भी होमोलाइटिक फिजन होता है फ्री रेडिकल बनता है, एक कंसेप्ट। दूसरी बात, अगर फ्री रेडिकल किसी भी मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करता है तो उसका भी फ्री रेडिकल बन जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम जनरली गलती क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल ने किसी पे जाके अटैक करा और हम पॉजिटिव नेगेटिव या फिर उसमें एडिशन कर देते हैं। नहीं, हम उसका फ्री रेडिकल जरूर बनाएंगे जिस पर भी वो जाके अटैक करेगा। तो फ्री रेडिकल अगर कहीं से जनरेट होता है और वो दूसरे पे जाके अटैक करता है तो भी फ्री रेडिकल ही बनेगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये सारा कुछ था फ्री रेडिकल के बनने की क्रिया। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया। अब देखो, दीज आर द रिएक्टिव स्पेसीज फॉर्म बाय द होमोलाइटिक फिजन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पेसीज होती हैं। ठीक है, रिएक्टिव मतलब क्रियाशील होती हैं और स्थायी होती हैं, जो समांगी विखंडन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, समांगी विखंडन होमोलाइटिक फिजन से बनते हैं। पहली चीज हमारे पास हो गई। और कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, एल्किल फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम मिथाइल टू प्राइमरी टू टर्शरी। ये कहने हैं जो एल्किल फ्री रेडिकल है उनकी जो रिएक्टिविटी होती है मिथाइल से लेके प्राइमरी और प्राइमरी से लेके टर्शरी तक घटती चली जाती है। ठीक है, रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। रिएक्टिविटी अगर घट रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एक ध्यान रखना कि अगर रिएक्टिविटी किसी चीज की घट रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर रिएक्टिविटी घटी स्टेबिलिटी बढ़ी, एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है। किसकी होती है, रेसिप्रोकल, स्टेबिलिटी के। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। स्थिरता जो होती है क्रियाशीलता की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिरता और रिएक्टिविटी में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, अब बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन है 7 इलेक्ट्रॉन इन द फ्री रेडिकल एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होते हैं, मुक्त मूलक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनुचुंबकीय होता है। चीजें समझते हैं ध्यान से कि क्यों होता है अनुचुंबकीय। मान लो मैंने कहा यहाँ पे CH3 का फ्री रेडिकल बना। अब CH3 का फ्री रेडिकल का ये मतलब है कि 3 हाइड्रोजन तो इस पे एज इट इज है, 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है। इसने जो चौथा वाला हाइड्रोजन के साथ जोड़ रखा था भाई, वो निकल के वापस आ गया इसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन को कौन ले गया छीन के, हाइड्रोजन को कौन ले गया छीन के, क्लोरीन ले गया हाइड्रोजन तो। ठीक है, वो छीन के ले गया, Cl ने जोड़ लिया। ठीक है, Cl ने HCl जोड़ लिया। अब इसके पास क्या रह गया बताओ, पीछे 3 H रह गए और एक ये रह गया। तो ये जो था ये क्या था, मिथाइल का फ्री रेडिकल था। अब मुझे बताओ इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, अनपेयर्ड है भाई, उसके साथ कोई पेयर नहीं है, ये कैसा है, अनपेयर्ड है। और जहां कहीं अनपेयर्ड होता है, ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर कहीं भी तुम्हें अनपेयर्ड दिखाई देगा तो ये कैसा होगा, अगर ये अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा, जल्दी से बता दो ये कैसा होगा, ये होगा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, इसलिए जो फ्री रेडिकल होते हैं, चाहे वो मिथाइल का हो चाहे किसी का भी फ्री रेडिकल हो, कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से फ्री रेडिकल के बारे में पता लग गई हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्री रेडिकल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी हो, देखते हैं। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक से रिलेटेड सबसे पहले तो बनते कैसे हैं बताओ, बाय द होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी लिख देता हूं क्योंकि एग्जामिनर आपको कोई सा भी बॉन्ड दे सकता है, तो गलती मत करना। कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं होमोलाइटिक फिजन, दैट इज समांगी विखंडन से। कौन से विखंडन से, समांगी विखंडन से बनते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग्स कैसे होते हैं बताओ, ये होते हैं रिएक्टिव स्पेसीज होती है। ठीक है, रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ओके, अब रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है कहां से, मिथाइल
मिथाइल दैट इज कॉल्ड द 0 डिग्री मिथाइल से, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी कहाँ तक, जो यानी कि मिथाइल की जो रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीज, यहाँ रिएक्टिविटी क्या हो रही है बताओ, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है 3 डिग्री तक, इसमें रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। बट स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। 3 डिग्री की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एक बात हो गई। और इसके बारे में फ्री रेडिकल के बाद में बात करते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेयर्ड होता है, एक अनपेयर्ड होता है, तो उसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, एक चीज होगी। अब एक छोटी सी चीज और है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ध्यान देना है इसमें। जो अगर हम मिथाइल की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उसका अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी नहीं सॉरी सिंगली ऑक्यूपाई, जो p ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। जो ये वाला 7वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल जो था उसमें भर जाता है, तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ओके, तो ये सारी फ्री रेडिकल की चीजें थी, शॉर्ट में मैंने बता दी, ध्यान रखना हमेशा। अब देखो ये जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा बनता है एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगा। स्थिरता बताऊंगा, स्थिरता के बाद उसकी रिएक्टिविटी बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एल्किल फ्री रेडिकल बनते कौन कौन से हैं। देखो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मिथाइल का, दैट इज CH3 वाला, ठीक है। CH3 के ऊपर क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है CH3 CH2 वाला, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन हटा, एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ गया। फिर उसके बाद जो आता है वो हमारा कुछ ये वाला आता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है टर्शियरी वाला, दैट इज एक ये फ्री रेडिकल आता है। तो अब इसमें ध्यान दो कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी जिसके पास जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप हैं, जिसके पास जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप हैं। तो सबसे ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप किसके पास है, इसके पास है, ठीक है। CH3 CH3 CH3, एक कारण तो ये हो गया। सेकंड थिंग इसमें एक कारण और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस होती है। कहां से कहां तक, मिथाइल दैट इज मिथाइल ये वाला है, ठीक है। फिर ये 1 डिग्री है हमारा, ये 2 डिग्री है हमारा, और ये 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कहां से, मिथाइल दैट इज हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, मिथाइल से 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री तक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इधर तो रिएक्टिविटी हो जाएगी इसका उल्टा, क्लियर। तो ये चीज होती है। तो हमने देखा क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अपोजिट होगा। मिथाइल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, एथाइल की उससे कम, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इस तरह से रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी मिथाइल में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हमारे पास कंपाउंड्स की बात आए कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा, ठीक है, कंपाउंड की, तो आप ये देख लो, अगर सबसे छोटा है तो वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा उसमें, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, जो सबसे छोटा होगा, यानी कि मिथाइल का या फिर एथाइल का, ठीक है। टर्शियरी वाले इसमें ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे बिकॉज दे आर स्टेबल, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक। तो रिएक्टिविटी में कौन है सबसे ज्यादा, मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शियरी वाला 3 डिग्री वाला टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब रीजन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। देखो इसको समझाता हूँ। एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपने पढ़ा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बहुत अच्छी सी चीज होती है कि मान लो हमारे पास ये वाला है, ये है कौन सा बताऊं मुझे जरा, ये है इथाइल का फ्री रेडिकल। किसका फ्री रेडिकल, इथाइल का फ्री रेडिकल है। मैं यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने वाला हूँ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, किसके हैं ये, CH बॉन्ड के। सो इनटू द हाइपर कॉन्जुगेशन जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो साइड वाला एक इलेक्ट्रॉन या एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसमें चले जाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे, ये ध्यान दो, यहाँ से सारे नहीं जाएंगे, यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो हटके है वो यहाँ आ जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए। इसका बॉन्ड का किसी का भी, इन तीन में से किसी का भी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाएगा और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कहानी क्या हो जाएगी, कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जो बॉन्ड बनेगा आपकी बार हमारा वो ये है, देखो ये सब एज इट इज, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और उस पर से
जो ये वाला था फ्री रेडिकल, ये वाला चला गया, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया इसके और इसके। अब मुझे बताओ क्या H खाली रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा या कैसे रहेगा जी? इसके ऊपर ना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा। दैट इज हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या बन गया? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन गया। समझ गए? लेकिन ये जाएगा कहीं नहीं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस होती है, तो ये जाएगा कहीं नहीं, यहीं रहेगा। लेकिन क्या बन गया? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनके यहीं टिका रहेगा। ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। तो ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन में अगर पूरा पेयर जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो दोनों चले जाएंगे, और अगर दोनों नहीं जाते तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी एक जो है वो वहीं रह जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड द हाइपर कंजुगेशन, और बस इसी से स्टेबिलिटी होती है। ठीक, अभी इसके पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों साइड से किसी से भी ले सकता था। इधर वाले से भी ले सकता था, नंबरिंग करता हूँ 1 से मैंने दिखा दिया, 2 से भी ले सकता था, 3 से भी ले सकता था। एक बात क्लियर। अब इसमें देखो जो हमारा टर्शरी वाला है उसमें तो नो हाइड्रोजन है, नो हाइड्रोजन है। 3 साइड कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 साइड मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, नो हाइड्रोजन है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गई? ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलते हैं। अब देखो इसमें एक और ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल एल्किल फ्री रेडिकल। अगर हमारे पास फिनाइल एल्किल फ्री रेडिकल आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी जो क्रियाशीलता है उसका क्रम क्या होगा। सेकेंडली हमें यह भी देखना है उसकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है, कैसे उसकी रिएक्टिविटी होती है, कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिनाइल एल्किल फ्री रेडिकल होता किस टाइप से है। देखो इसमें क्या होता है, एक फिनाइल होता है और फिनाइल के ऊपर क्या लगाता है, CH2 दैट इज एल्किल। अब इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, यानी कि CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल इसे बना रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनाइल एल्किल फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर। तो फ्रेंड्स अब समझना इस बात को कि जो फिनाइल एल्किल फ्री रेडिकल है इसकी रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी किस तरह से डिपेंड है। देखो इसमें क्या होता है, जो ये फ्री रेडिकल है आपको पता है ये जो CH2 है ये फिनाइल या फिर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब ये जो कॉन्जुगेशन है इसी के कारण इसमें होती है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आ जाता है बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ आ जाता है। ठीक, इस फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, तो इसके कारण रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं कुछ इस टाइप से। अगर आपने ये पहले नहीं बनाए तो मैं आपको बता दूं, देखो इस तरह से बनेगा, यहाँ डबल आ जाएगा और ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो यहाँ डबल आ गए, पहली बात तो। फिर ये जो बॉन्ड था पाई इलेक्ट्रॉन का ये टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक डबल बॉन्ड के साथ चला गया, इस तरह से। अभी क्या होता है, अब ये रेजोनेंस आगे चलती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ जाता है। तब क्या होता है, तब क्या होता है बेंजीन में, तब जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो जाती है। अब की बार बॉन्डिंग एक यहाँ पर और एक यहाँ पर नीचे आ जाता है फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ये रेजोनेंस के कारण ये चलता रहता है, रेजोनेंस के कारण ये चीज़ चलती रहती है। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बन जाते हैं। अब देखो रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, क्योंकि फिनाइल रेडिकल जो फिनाइल एल्किल रेडिकल है उस पे से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग में आ रहा है, जिसके कारण जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी बताओ, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रेजोनेंस के कारण रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये इसमें मेन बात है। अब रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ठीक है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। और जो इसकी रिएक्टिविटी है, जो इसकी रिएक्टिविटी है यानी क्रियाशीलता है वो क्या होगी, वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी, घट जाएगी। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, फ्री रेडिकल पे किस किस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ फ्री रेडिकल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज स्पीसीज। ये कह रहे हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल को सबसे अच्छी तरह से किस प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है। विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ कंप्लीट ऑक्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट ऑक्टेट होता है। देखो जो फ्री रेडिकल होता है, मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं मिथाइल फ्री रेडिकल से एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मिथाइल का फ्री रेडिकल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 7 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और चार्ज कोई नहीं होता, इट इज न्यूट्रल स्पेसिस। ये कैसा होता है, न्यूट्रल स्पेसिस होती है, चार्ज कोई नहीं होता। जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है और अनपेयर्ड के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया वो सारा इसी के बारे में, मिथाइल फ्री रेडिकल, और इसी तरह से बाकी के फ्री रेडिकल आगे जनरेट होते हैं। क्लियर,
तो पॉजिटिव और ऑक्टेट कंप्लीट वाला तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है नेगेटिव एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होता, लोन पेयर भी नहीं होते इलेक्ट्रॉन के। अब आता है थर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये होता है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये होता है। विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, गलत, ये भी नहीं। तो कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सी इसको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये चीज़ें जो मैंने बताई, एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड होता है और पैरा मैग्नेटिक होता है, ये भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी इनको बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे फ्री रेडिकल को। ओके तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किल रेडिकल्स जनरली फॉलो द ऑर्डर, ये कह रहे हैं जो स्टेबिलिटी होती है एल्किल रेडिकल्स की, वो आमतौर पर किस क्रम का पालन करती है हमें बतानी। तो एल्किल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की अगर बात करो तो स्टेबिलिटी मैंने बताई थी कि स्टेबिलिटी तो होती है 0 से लेके 3 डिग्री तक इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है और जो हमारी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑपोजिट ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर स्टेबिलिटी से अपोजिट होता है। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? 3 डिग्री की स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है 3 डिग्री वाले, ठीक है, 3 डिग्री वाले मोस्ट स्टेबल है। और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, जो मिथाइल है वो हमारा क्या है? लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल होने के कारण सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो इसमें देखो इस जो फॉलो ऑर्डर होगा वो हमारा कौन सा होगा? सी वाला, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथाइल। तो ये हमारा सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार बना के बताता हूँ टर्शरी कौन से होते हैं। देखो टर्शरी जो होते हैं वो हमारा होता है टर्शरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल वाले होते हैं। अब ये कैसे बनता है? देखो इसमें कार्बन के तीनों साइड मेथाइल ग्रुप होता है इस तरह से, और इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल, ठीक। उसके बाद जो सेकेंडरी होता है उसमें क्या होता है? बस 2 हमारे मेथाइल ग्रुप होते हैं और बाकी हाइड्रोजन फिल करके पूरा कर लेते हैं। फिर हमारा जो आता है वो आता है कौन सा? इथाइल वाला आता है। इथाइल में क्या होता है? इथाइल में सिर्फ एक होता है, बाकी दोनों साइड हाइड्रोजन और एक फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद हमारा सिंपल वाला आता है, दैट इज मिथाइल का फ्री रेडिकल, ठीक। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है हमारा? ये है आइसोप्रोपिल, ये हमारा कौन सा है? ये इथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ये हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो ये 0 डिग्री कहते हैं, इसे 1 डिग्री कहते हैं, ऐसे 2 डिग्री कहते हैं और इसे 3 डिग्री कहते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनसे अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 0 इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड 3 डिग्री इज द लीस्ट रिएक्टिव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The carbon atom bearing the unpaired electron in a simply alkyl radical has a hybridization of, ये कह रहे हैं एक साधारण एल्किल मूलक सिंपल एल्किल रेडिकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धारण करने वाले कार्बन परमाणु का संकलन क्या होता है। देखो इन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एल्किल रेडिकल चाहिए हमें, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मैंने बताया था कि जब हम क्या बनाते हैं CH3, मान लो हमारे पास सबसे छोटा फ्री रेडिकल तो यही है, मिथाइल का है, ठीक है, मिथाइल का फ्री रेडिकल है। तो जब मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। अब sp2 में पता है कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 ऑर्बिटल बनते हैं। मैं इससे बना के बताता हूँ, 3 ऑर्बिटल बन गए। तीनों sp2 पर क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है, तीनों sp2 पर क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो समझ में आया हमें कि तीनों sp2 पर एक एक हाइब्रिडेशन जुड़ा होता है, लेकिन ये फ्री रेडिकल का कहाँ होता है? हमें पता है जब sp2 होता है तो इसके पास एक ब्लैंक p ऑर्बिटल भी होता है। क्या होता है? ब्लैंक p ऑर्बिटल होता है, ब्लैंक वाला p ऑर्बिटल होता है जो खाली रहता है। तो उसी में ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, मतलब इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ गए ना बात को? समझ गए? तो ये चीज होती है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा है? हाइब्रिडेशन है sp2। तो B इज द करेक्ट आंसर। और मैंने बता दिया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है? वो p ऑर्बिटल में होता है, जो अनहाइब्रिड है। कौन सा है वो? अनहाइब्रिड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसका? sp2। तो फ्रेंड्स एक और चीज देखो, मैं फ्री रेडिकल तो आपको करा रहा हूँ, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं दोनों एक ही आपको टॉपिक में दोनों एक साथ करा दूंगा, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन जरूर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस लाइक द पॉलीमराइजेशन इज, ये कह रहे हैं कि बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन जैसी मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रियाओं की फ्री रेडिकल रिएक्शंस में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य इनिशिएटर या आरंभक है। आरंभक मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ठीक है, इनिशिएटर स्टार्ट करने वाला, शुरुआत करने वाला रिएक्शन की। तो वो कौन सा है? देखो अब इसमें ना आपको बहुत सारे एक तरह से रिमेंबरिंग पॉइंट मिलेंगे। फ्रेंड देखो जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूं ना,
जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ ये नहीं करता कि मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देख लिया, दैट्स इट। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें से पॉइंट्स निकालता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन में से ना आपको पॉइंट्स निकाल के बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। देखो, इन्होंने कहा एक कॉमन इनिशिएटर चाहिए फ्री रेडिकल चेन में, और कौन सी रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन। तो हमें एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, अपने पास पॉइंट नोट बनाना है कि जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। देखो, एक चीज़ पता लग गई ना, और जबकि अब तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के बेस पे देखें, क्योंकि ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है, यानी कि पॉलीमराइजेशन हमारी कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो पॉलीमराइजेशन है कौन सा फॉलो करता है, फ्री रेडिकल फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कौन सा है, तो आप एकदम बता के आ सकते हो फ्री रेडिकल है। ये पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में से, हमने अपने रिमेंबरिंग पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, चलो ये हो गया ना, ये पॉइंट हमने बनाया। खैर, अब बात करते हैं, उन्होंने कहा था कौन सा एक इनिशिएटर के रूप में काम करता है। देखो, जो फ्री रेडिकल होती है उसमें आपको कोई भी ना, मतलब ऐसे रेडिकल्स नहीं चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में आते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की कैटेगरी नहीं चाहिए, मेटल की कैटेगरी नहीं चाहिए, कोई सा भी काम नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं चाहिए, दैट इज एस्टरेसोफॉर नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं चाहिए, NaOH भी नहीं चाहिए, और मेटल भी नहीं चाहिए। तो हमारा इसमें कौन सा यूज करता है, एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है ये हमारा काम करता है। और बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये काम करता है। ओके, बेंजोइल पेरोक्साइड ये वाला काम करता है, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन काम करता है, पॉलीमराइजेशन में कौन काम करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये चैन इनिशिएटर होता है, यानी रिएक्शन को शुरुआत करता है, रिएक्शन की स्टार्ट करता है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन दैट प्रोसीड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, तो इसमें आती है SN1 रिएक्शन। गलत, SN1 कौन सी होगी बताओ, ये तो खुद बता रही है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। SN2 सेम है, मतलब बात वही है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये भी फ्री रेडिकल नहीं है। अब हमारी आती है D, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr टू एल्केन इनटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अभी हमने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन हुआ था, तो एक टर्म तो हम ये भी खेल सकते हैं कि फ्री रेडिकल में जनरली पेरोक्साइड यूज होता है, तो पेरोक्साइड वाली हो सकती है। ठीक है, सेकंड थिंग है, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ की जो रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ HBr इनटू द एल्केन, जनरली अनसिमेट्रिक एल्केन। ठीक है, और तो उनमें होते हैं। इस रिएक्शन को मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो, मान लो एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर मैं इस पे HBr का एडिशन कराता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता था कि अगर आपके पास किसी भी अनसिमेट्रिक रिएजेंट का आप अनसिमेट्रिक एल्कीन में ऐड कराओगे, तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो सबसे कम वाले को जाएगा। यानी HBr जो जाना चाहिए था, उसमें से जो Br है वो जाना चाहिए था बीच वाले कार्बन पे, जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्रिएट होता है, और ये HBr जो टूटता है वो फ्री रेडिकल के थ्रू टूटता है, जो कि हमारा कहाँ जाके जुड़ता है, टर्मिनल पे जाके जुड़ता है। दैट इज, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ब्रोमोप्रोपेन बनता है इसमें। क्लियर, और ब्रोमोप्रोपेन भी कौन सा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और ये जो मैकेनिज्म है इसका कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया D। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। Which of the following substrate will give a free radical under the appropriate condition? इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट अच्छी कंडीशन में, यानी अनुकूल स्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में मुक्त मूलक देंगे। देखो, बात आती है मुक्त मूलक अनुकूल परिस्थितियों में। देखो, जो मुक्त मूलक होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जनरली जो फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन से। होमोलाइटिक फ्यूजन से, समझना सही चीज़ है, होमोलाइटिक फ्यूजन से बनते हैं। होमोलाइटिक फ्यूजन को हम कहते हैं समांगी, यानी कि बिल्कुल समान तरीके से किसी बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना। जैसे कि हमारा Cl2 होता है, तो Cl में 2 होते हैं और दोनों टूटते हैं, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी अपने साझे का इलेक्ट्रॉन ये दोनों अपने अपना लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बनता है ये हमारे बनता है फ्री रेडिकल। समझ में आई ना बात।
ठीक है, ये तो हमारे फ्री रेडिकल बन गए। लेकिन क्या कोई और तरीका है? अब क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है अगर ये किसी भी सब्सटेंस जैसे कि CH4 पर जाके रिएक्ट करेगा तो ये उसका एक फ्री रेडिकल बनाएगा, दैट इज यहाँ पर बनता है CH3 का फ्री रेडिकल, वहां से HCl लेके निकल जाएगा। तो अब ये जो बना ये क्या है हमारा, ये हमारा मिथाइल का फ्री रेडिकल बना। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर फ्री रेडिकल किसी भी सब्सटेंस पे जाके रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले वो उसका भी फ्री रेडिकल ही बनाएगा। इतनी क्लियर है? तो तरीका देखो, अगर मैं देखूं कि अनुकूल स्थितियों के अलावा जनरली जो होता है जैसे कि Cl2 हो गया जो हमारा सेम या फिर हम कहते हैं होमो एटॉमिक है, जिसमें दोनों एटम सेम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो बना रहे हैं टूटकर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, वो तो टूटकर बना रहे हैं, बाकी फिर उसकी रिएक्शन से सब में बन रहा है। लेकिन इन्हें का अनुकूल स्थितियों में, तो अनुकूल स्थितियों में इन्हें जैसे हार्ड कंडीशन दे दिया, अभी पेरोक्साइड की प्रेजेंस दे दी थी, इस कंडीशन में इनमें से कौन सा देगा? तो देखो अनुकूल परिस्थितियों में तो एल्कोहल भी बना सकता है, एल्किल हैलाइड भी फ्री रेडिकल बना सकता है और एल्कीन भी बना सकता है। एल्कीन का तो अभी अभी हमने देखा, ठीक है, कौन सा था एल्कीन में? एल्किन प्लस HBr इंटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये तो अभी अभी हमने देखी, तो ये तो बना ही सकता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी इज द आंसर। ठीक है, अनुकूल स्थितियों में, अगर अनुकूल स्थिति में ना देते तो इन तीन में से अगर जो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता तो हम एल्कीन के साथ जाते, क्योंकि उसकी एक रिएक्शन हमारे पास है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये चीजें ध्यान रखने की है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन अंडर द फोटोकेमिकल कंडीशंस टेक्स प्लेस। ये कह रहा है प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीकरण डैश द्वारा होता है। बेंजीन का क्लोरीकरण, बेंजीन के क्लोरीकरण से क्या मतलब है कि भाई जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या जोड़ रहे हैं हम? Cl2 जोड़ रहे हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होता क्या है देखो, इसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा कि बेंजीन पर एक Cl जुड़ जाएगा और एक HCl वहां से निकल जाएगा, यानी कि Cl में से, ठीक है, दो फ्री रेडिकल बनेंगे Cl के, दो में से एक तो बेंजीन पर जुड़ा, वहां से HCl निकाल के अलग हो गया, दैट्स इट। ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना क्लोरो बेंजीन। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन होती है अगर हमारे पास Cl2 एक्सेस में है, Cl2 एक्सेस में है तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मैं बता दूं Cl2 किस में, अगर एक्सेस में हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये बेंजीन है और बेंजीन के हर एक जगह 6 के 6 कार्बन पर 6 Cl जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? 6 Cl जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? BHC, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये मैकेनिज्म कौन सा होता है? ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि Cl2 जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। मैं इसमें लिख देता हूँ Cl जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, इसलिए जो मैकेनिज्म है कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये जनरली क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन सिंपल सा था कि रिएक्शन दे दी, उसमें से बताना था कौन सी मुक्त मूलक की अभिक्रिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। देखो मैंने ना फ्रेंड्स ये नहीं कि फिर जस्ट फ्री रेडिकल बता दिया और छोटे मोटे क्वेश्चन करा दिए, नहीं। जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, पॉसिबल है, वो मैंने सब इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपकी ये तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन से बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं शॉर्ट में बता दूंगा, एक एक रिएक्शन से बताऊंगा कौन सा है कौन सा नहीं है सब कुछ। तो सबसे पहली रिएक्शन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर इन्होंने किसका एडिशन कराया? Br2 का एडिशन, यानी ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी। और ब्रोमीन की रिएक्शन से ये इन्होंने जो कंपाउंड बनाया उसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर Br जुड़ गया और यहाँ पर भी Br जुड़ गया। अब ये है क्या? ये है क्या? इस प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो? इसका कॉमन नेम बताओ। अगर हम देखें तो इसका क्या है? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है ना। वैसे इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल तब आता है जब अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे हो। ठीक है, कोई भी एटम अगर एडजेसेंट कार्बन पे है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन पे है तो विसिनल आता है, सेम कार्बन तो जेमिनल आता है। ये विसिनल डाइब्रोमाइड है। क्लियर? अब विसिनल डाइब्रोमाइड इसमें बना, हमें पता लग गया। ठीक, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? क्योंकि इसमें हमें पता लगा Br2 डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सा मैकेनिज्म है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये ध्यान रखिएगा।
मैं लिख देता हूं यहां पर, यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सेकेंड रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन्होंने किसकी रिएक्शन कराई? इन्होंने इस पर कराई हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज HOCl की। HOCl की रिएक्शन से इन्होंने क्या बनाया कि एक पर तो Cl जोड़ा, एक पे OH जोड़ा। अगर मैं देखूं तो ये सेम सी रिएक्शन है ऊपर वाले की तरह ही, बस उसमें दोनों Br थे, दोनों जगह Br जुड़े। इसमें एक HO है, एक Cl है, तो एक पे OH जुड़ा और एक पे Cl जुड़ा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा बताओ क्या है। ठीक है, ये अगर मैं कहूँ तो ये है क्लोरो एथेनॉल। क्लोरो एथेनॉल, क्लोरो भी कौन सा? टू क्लोरो एथेनॉल, ये है। तो ये बन गया। ठीक, अब देखो अगर मैं देखूं ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में कोई जानता अंतर नहीं है। ये भी हमारी कौन सी है? ये भी हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 पर, चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 पर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, और इससे बनाया CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हमें पता है ये मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट है, और मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट होने का कारण ये कौन सी है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो हमें पता लग गया जो तीसरी टाइप की रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल है। अगर हम तीसरी को देखें तो बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो एक और देखनी पड़ेगी, तो चौथी रिएक्शन और रह गई, तो इसको भी देखो। पॉइंट नंबर 4 रिएक्शन हमारी बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3, ये है टोलुइन। ये क्या है हमारा? टोलुइन है। टोलुइन पे हमने किसकी रिएक्शन करा रखी है? Cl2 की रिएक्शन करा रखी है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। अपने आप बता दो कौन सा मैकेनिज्म है। अगर Cl सनलाइट की प्रेजेंस में है तो कौन सा मैकेनिज्म है? जल्दी से बता दो। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये भी फ्री रेडिकल है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों फ्री रेडिकल हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। अब यहां से अपने पॉइंट नोट करो बहुत सारे। सबसे पहली बात, जनरली जो हमारी एल्केन्स की रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। केवल एक रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल है एल्कीन्स के केस में। सेकेंड थिंग, अगर हमारा क्लोरीन Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे टोलुइन हो, चाहे हमारा सिंपल वाला एल्केन हो, किसी के साथ भी हो, अगर Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो वो भी फ्री रेडिकल है। ये हिंट अपने तैयार करो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए। तब तक मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। Chlorination of methane to form the carbon tetrachloride as ultimate product is the example of। ये क्या है? क्लोरीनेशन जो होता है मीथेन का, जिसमें हमारे पास क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बनता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट आता है, मतलब लास्ट, बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा CH4 है उस पर Cl2 की रिएक्शन करा रहा है इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होता क्या है यहाँ पर? एक तो बनता है CH3Cl और एक बनता है HCl। ओके, अब ये जो CH3Cl है इस पर Cl2 की फिर से रिएक्शन अगर हम करा दें, ठीक है, यानी हम Cl2 की फिर से रिएक्शन करा दें, तो अब क्या बनता है? ये बनता है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 पर भी अगर हम रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? एक और हमारा हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाएगा, ये बनेगा CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और अब CHCl3 पर अगर Cl2 की आप रिएक्शन कराते हो इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये बनाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ओके, तो ये बनता है। तो मुझे बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैंने बताया था ना, अगर Cl2 है सनलाइट की प्रेजेंस में है तो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें लिस्ट दी गई है, ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें रिएक्शन दी गई है, दूसरी लिस्ट है उसमें हमारे मैकेनिज्म दिए गए हैं, कौन सा मैकेनिज्म है। तो हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म में मिलाना है, लेकिन हमारी रिएक्शन जो है ABCD 4 है और जो हमारी लिस्ट है वो 5 पॉइंट्स की है, यानी मैकेनिज्म हमें 5 दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग वगैरह छोड़ो, हम
डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो CH2 है, CH है, R है, R की जगह मैं CH3 वगैरह लगा सकता हूँ। कुल मिला के ये एक एल्कीन है, ठीक है, और उसके साथ HBr की रिएक्शन हो रही है। अब हमें पता है अगर HBr है तो दो तरीके से जुड़ सकता है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, ठीक है, तो ये जो Br होता है ये जाएगा बिल्कुल बाहर वाले पे अगर पेरोक्साइड है, और अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो बीच वाले पे। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CH2CH2R, दैट इज ये टर्मिनल पे जाके जुड़ा है, यानी जो Br है वो टर्मिनल वाले पे जुड़ा है, इसलिए जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, वो कौन सी है, फ्री रेडिकल। ये तो क्लियर होगी, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो ए जो रिएक्शन है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, प्लस HBr। अब इसमें जो हमारा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया वो बनाया CH2 के पास Br लगाया, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2 लगाया और साथ में R लगाया, ठीक, ये चीज़ है। तो मुझे बताओ ये जो Br है वो इस पर जुड़ा ना, तो ये कौन सा है, एंटी मार्कोनी। भले इसमें प्रोक्साइड नहीं लिखा, लेकिन जब रिएक्शन का हमने प्रोडक्ट देख लिया तो वो एंटी मार्कोनी है, और एंटी मार्कोनी होने के कारण ये कौन सा है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, क्लियर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बी रिएक्शन देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ए का जो है वो फिफ्थ है, ए का हमारे पास क्या आ गया, ए की कोडिंग आ गई फिफ्थ, ओके, कंफर्म। सेकंड देखते हैं CH2CHO, CH2CHO, वैसे ही CH3 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, CH3CHO कर लेते हैं, प्लस HCN। अब इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें इन्होंने कहा CH3CH के ऊपर OH भी जुड़ गया और CN भी जुड़ गया, दोनों चीज जुड़ी। तो फ्रेंड्स एक बात तो बताओ, दोनों चीज का एडिशन हो गया, यानी CN भी जाके जुड़ गया और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ गया, ये बन गया। ये क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे, CN और OH जब साथ आता है साइनोहाइड्रिन कहलाता है। ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये रिएक्शन कैसी है, अगर मैं इसमें देखूं तो CN जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, CN जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, और CN का एडिशन हो रहा है लेकिन उसकी जगह निकला कुछ नहीं, इसमें एडिशनली निकला कुछ नहीं, तो हम ये कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है। तो बी के लिए हमारी कोडिंग आ गई 4। ये कंफर्म है बिल्कुल, ये जो चीजें बता रहा हूँ समझो बात को। CN जाके जुड़ा, H तो जुड़ा, H की बात छोड़ दो, मेन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था कौन था, CN जाके जुड़ा, इसलिए क्या हुई, ये हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक, बात करते हैं सी की। सी वाले को मैं अगले पेज पे समझाता हूँ। सी वाले में क्या है, हमारा बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन पर इन्होंने कहा कि NaNH2 की रिएक्शन है और साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में है, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। अब इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 जब होता है तो क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। ये हमारा NH2 दैट इज एनिलीन इन्होंने बना दिया। अब इसमें ये कह रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन है, तो अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, ये जो NH2 है यहाँ से, जिसने Cl2 को सब्सटीट्यूट किया है, इतनी तो बात क्लियर। किसको सब्सटीट्यूट किया है, Cl को सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है। अब जब इसने Cl को सब्सटीट्यूट किया है तो मुझे बताओ ये कौन सी है, ये कौन सी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा Na और NH2 में देखूं तो NH2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है ना, ओके। अब न्यूक्लियोफाइल ने सब्सटीट्यूट किया है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में किया तो इसके आगे एरोमेटिक भी लग जाएगा अगर इसमें कहीं लिखा हुआ है तो, नहीं तो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो हमारी जो सी रिएक्शन है वो है सेकंड नंबर, सी वाले पे क्या आया, सेकंड नंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब कोडिंग मिला सकते हो आप, 3 का ऑप्शन मिल गया, चौथे का चाहे मिला लो चाहे वैसे कर लो। ए का फिफ्थ, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो ये हमारी आएगी, दैट इज ए इज द आंसर। कौन सा आंसर होगा, ए। लेकिन एक बार फोर्थ भी आपको दिखा देता हूँ, डी CH3COCl है। डी में क्या है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो रही है CH3COCl की, ठीक है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप अगर मेरी वीडियो देख के बैठे हो तो अब तक आप बता चुके होंगे कि सर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और साथ में इसमें से HCl अलग निकल जाएगा, ये बनेगा, HCl अलग निकल गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है, पहले इस रिएक्शन का नाम बताओ, मैकेनिज्म को छोड़ो, नाम बताओ, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट
एसिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है ये मैं करा चुका हूँ, फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन एसिलेशन। देखो चीजें ये नहीं होती कि हर जगह एक जैसी आएंगी, नहीं फ्रेंड। देखो इसमें अगर हमें यही ना पता होते रिएक्शन कौन सी हम कैसे करते हैं, हमें क्या पता लगता। मान लो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, हम बता ही ना पाते। ठीक है, तो जिसने फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन वाली और एसिलेशन वाली वीडियोस देखी हैं वो इन्हें एकदम बता सकता है कि ये फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये रिएक्शन जो फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन है, मैंने इसका मैकेनिज्म भी बता रखा है। ये मैकेनिज्म कौन सा होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो हमें ये पता लग गया जो डी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज 1। डी की हमारी कोडिंग क्या आई, 1 आई, तो इसलिए हमारी सबकी कोडिंग मैच, दैट इज ए इज द परफेक्ट आंसर। समझ गए फ्रेंड्स। आप देखो ये अगर आप कहो तो ये फ्री रेडिकल का था नहीं वैसे तो क्वेश्चन, ये क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म पे था, लेकिन मैंने इसी में रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू फ्री रेडिकल को भी कंसेप्ट को क्लियर कर दिया और आपको मैकेनिज्म भी क्लियर कर दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बता दूं, ये पीजीटी लेवल का भी क्वेश्चन है, पीजीटी केमिस्ट्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से है, 11। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज, सबसे स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है। सबसे स्थायी मुक्त मूलक वो होगा जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगी। अब रेजोनेंस किस में सबसे ज्यादा है, इसमें है फिनाइल 3। तो इसमें क्या है, फिनाइल 3 वाले में देखो ध्यान से कि इसमें ना कार्बन के 3 साइड फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन के 3 साइड फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तीनों साइड से रेजोनेंस हो सकती है, तो इट इज द मोस्ट स्टेबल PH3C। PH3C इज द मोस्ट स्टेबल टी। ये होगी बात। अब अगर रिएक्टिविटी की देखो तो रिएक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होगी जो सबसे कम स्टेबल है, जो सबसे कम स्टेबल। अब सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल हमारा होगा ये वाला, दैट इज ए। ए इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये हमें पता लगेगा, और जो ये हमारा है ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। मैं ये चीजें लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिबरेट्स, सहसंयोजी बंध के होमोलाइटिक विखंडन से क्या बनता है, बता दो जल्दी से। फ्री रेडिकल बनते हैं, बिल्कुल सही, फ्री रेडिकल बनते हैं, दैट इज सी इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये कह रहे हैं इन सब में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से शुरू होता है, देखो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास फिनाइल वाले से शुरू करना है तो फिनाइल ग्रुप जितने ज़्यादा, ठीक है, फिनाइल ग्रुप जितने ज़्यादा, अगर ये 3 है कार्बन के साथ तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, और बस उसी के अकॉर्डिंग लगा लो, इनको कम करते चले जाओ बस। तो हमारा जो देखो पहले वाले में क्या था, ये एल्किल है, सॉरी एलिल है, एलिल तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 2 वाला है, फिर 1 है, फिर 3, ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस वाले में 3 पहले हैं, 2 बाद में, उसके बाद 1, उसके बाद एलिल। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा होगा, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। क्लियर होगी बात, ओके। तो अब आप कहोगे सर ये एलिल वाला क्यों नहीं है, एलिल वाला इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होता है वो सिर्फ 1 से होता है, जबकि C6H5 होल थ्राइस 3 फिनाइल है, उसमें 3 साइड से रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस की कंडीशन ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, और अगर रिएक्टिव की बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन एन एलिल फ्री रेडिकल द डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ। ये कह रहे हैं एलिल फ्री रेडिकल जो अभी आया था ना वही वाला फ्री रेडिकल है, दैट इज CH2 पर फ्री रेडिकल, ये होता है एलिल फ्री रेडिकल। अब ये कह रहे हैं जो एलिल फ्री रेडिकल है इसमें जो हमारा डीलोकेलाइजेशन होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो कौन से ऑर्बिटल में होता है, पाई ऑर्बिटल होते हैं, पाई और पी ऑर्बिटल होते हैं, पाई और सिग्मा या सिग्मा और पी। अब ध्यान दो, देखो जो ये हमारा फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन्स होता है ये कौन से ऑर्बिटल में होता है, ये होता है पी ऑर्बिटल में। ठीक, अब पी ऑर्बिटल में होता है, और ये जो हमारे बॉन्ड है वो कैसे हैं, पाई। तो अगर इनमें ट्रांसफर अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बनता है, समझ गए। यानी कि जो बॉन्ड है फ्री रेडिकल का वो यहाँ आता है, यहाँ से उठ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से चलता है, तो ये बनता है। अब मुझे बताओ इसमें कौन से ट्रांसफर हुए, इसमें ट्रांसफर हुए पाई टू पी ऑर्बिटल,
ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस या फिर हम ये कहें इसमें जो अतिव्यापन होता है, जो डीलोकलाइजेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? पाई और पी ऑर्बिटल से। पाई और पी, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? बाकी का बताता हूँ फ्रेंड्स। पाई पाई ऑर्बिटल की बात करें तो जनरली जो रेजोनेंस होती है उसमें पाई पाई ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, पाई पी ऑर्बिटल मैंने बता दी, फ्री रेडिकल में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो पाई पी ऑर्बिटल है, इसमें एल में खास करके सिर्फ और सिर्फ एल में, एल्किल नहीं एल। ओके, पाई और सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक है, और अगर सिग्मा और पी की बात करूं ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो हमारे सी एच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ जिसमें पाई होता है या तो वहाँ चले जाते हैं, या फिर अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल है तो उसमें चले जाते हैं। तो ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन के केस हैं। सो यहाँ पर जो एल वाला केस है वो है बी, पाई और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वाई द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कह रहे हैं जब क्लोरिनेशन होता है मीथेन का, जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से थी, उसमें अगर ऑक्सीजन आ जाए तो वो इसके रिएक्शन के रेट को घटा क्यों देता है, रिएक्शन का रेट कम क्यों कर देता है? इसका कारण जो है ना फ्रेंड्स, इसका कारण है सी, कि इसमें CH3OO यानी कि मेथिल पेरोक्साइड का क्या बनता है? मेथिल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, मेथिल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बन जाता है। अब मेथिल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनने के कारण ये इनिशिएटर नहीं रहता, रिएक्शन को तेज नहीं करता, जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें है मेथिल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनने के कारण। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके साथ ही हमारा जो ये फ्री रेडिकल वाला टॉपिक था ये होता है ख़त्म, कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह सब बता दिया, और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, रिएक्शन बेस्ड, सिंपल, कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह सब बता दिया। तो इसके साथ ये वीडियो होती है समाप्त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।